फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो सेट है और हमें यह बताना है कि जो फर्स्ट सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हमारे पास पहला सेट है वो है 2, 3, 4 और जो सेकंड सेट है, सॉरी इसे कर्ली ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, वो है 1, 2, 3, 4, 5। तो हम ये देख सकते हैं कि अब इस सेट का सारा एलिमेंट इस बिगर सेट में मौजूद है, तो ये सेट इस सेट का सबसेट हो जाएगा। तो इस साइन से हम डिनोट करेंगे कि दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट और ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट सेट है उसका एलिमेंट्स है ए बी सी और सेकंड पार्ट में एलिमेंट्स है बी सी डी। तो फर्स्ट पार्ट में जो ए एलिमेंट है वो सेकंड बिगर सेट में नहीं है, तो फर्स्ट सेट सेकंड सबसेट का इस केस में सबसेट नहीं है। हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट सेट है वो है x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, यानी हमारे स्कूल के क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स, और जो बिगर सेट है वो है स्कूल के सारे स्टूडेंट्स। तो जो भी क्लास 11th में उस स्कूल का स्टूडेंट होगा वो उस स्कूल का भी स्टूडेंट होगा। तो इस केस में ए बी का सबसेट है। अब हम लोग पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 में जो हमारे पास पहला सेट है वो है एक प्लेन में सारे सर्किल्स का सेट, और दूसरा सेट है कि उसी प्लेन में सारे सर्किल्स जिनका रेडियस 1 यूनिट है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड का सबसेट नहीं है। यहाँ पर केस रिवर्स है, क्योंकि जो सेकंड सेट है यानी सर्कल्स इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट वो फर्स्ट केस का सबसेट है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट है या नहीं, तो यहाँ पर सबसेट नहीं होगा। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट सेट है वो है एक प्लेन में सारे ट्रायंगल्स का सेट और सेकंड एक प्लेन में सारे रेक्टेंगल्स का सेट। तो ये किसी भी केस में दूसरे सेट का सबसेट नहीं हो सकता। और सिक्स्थ पार्ट में जो फर्स्ट सेट है वो है एक प्लेन में सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का सेट, और जो सेकंड पार्ट है वो है उसी प्लेन में सारे ट्रायंगल्स का सेट। तो अगर हम किसी प्लेन में सारे ट्रायंगल्स का सेट उठाते हैं तो उसमें उस प्लेन में जो जितने सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो इस केस में फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट होगा। हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जिसमें जो फर्स्ट सेट है वो सारे इवन नेचुरल नंबर का सेट और सेकंड सेट सारे इंटीजर का सेट। तो हम ये जानते हैं कि जो भी कोई नंबर इवन नेचुरल नंबर होगा वो उसके साथ साथ इंटीजर भी होगा। तो इस केस में जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये वेरीफाई करना है कि जो गिवन सेट के बारे में स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। तो हम देख सकते हैं बी सी ए सेट में ए और बी दोनों एलिमेंट आ रहा है, तो ये सबसेट होगा, और ये स्टेटमेंट के इज नॉट ए सबसेट ये फॉल्स है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए ई इज ए सबसेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम लोग जो वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट में उसका सेट जानते हैं ए ई आई ओ यू, और ए ई उसका सबसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। तो हम देख सकते हैं इसमें 2 एक एलिमेंट है जो दूसरे सेट में नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ए के अराउंड कर्ली ब्रैकेट है, यानी इस टाइप का साइन है। तो यहां पर एक सबसेट को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर ये सबसेट एबीसी का होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर हम यही चीज फिफ्थ पार्ट में देखें तो यहां पर ए बिलोंग्स टू एबीसी, यानी
यहाँ पर ए एलिमेंट की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ए के अराउंड करली ब्रैकेट्स है, जो कि गलत है। अगर हम इसे करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो यहाँ पर हम सबसेट डिनोट कर रहे हैं और एलिमेंट डिनोट नहीं कर रहे हैं, और फिर भी लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू एबीसी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट सेट है वो है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो कोई भी इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी ये सेट में जो नंबर्स आएंगे वो हैं 2 और 4, इज ए सबसेट ऑफ x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो अगर हम वो सेट लें, उस सारे नेचुरल नंबर का सेट लें जो 36 को डिवाइड करता है, तो उसमें 2 और 4 जरूर आएगा, तो ये सबसेट होगा और ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक सेट है ए और इसके बारे में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में बताना है कि वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर वो इनकरेक्ट होगा तो हम बस आई से डिनोट करेंगे, और अगर करेक्ट होगा तो सी से डिनोट करेंगे, और उसके साथ ये रीजन बताना है कि वो करेक्ट और इनकरेक्ट क्यों है। तो 1 2 और ये एक ही एलिमेंट है 3, 4, इस बात को हम करली ब्रैकेट से डिनोट कर रहे हैं, और एक और एलिमेंट है 5। जो सबसे पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये कि 3 4 इज ए सबसेट ऑफ है। यहां पर हमें ये देखना होगा कि 3, 4 और ये नोटेशन यूज हुआ है कि दिस इज ए सबसेट ऑफ है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ 3 4 करली ब्रैकेट के अंदर है, यानी ये पूरा विथ करली ब्रैकेट एक एलिमेंट है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता। अगर इसे हमें सबसेट बनाना है तो यहाँ पर एक और करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा जो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में इसी स्टेटमेंट में हल्का मॉडिफिकेशन है, यानी 3 4 सेम तरह से लिखा हुआ है और उसके साथ है कि बिलोंग्स टू है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया पिछले पार्ट में कि 3 4 एक एलिमेंट है, तो 3 और वो ए के अंदर है, तो 3 4 बिलोंग्स टू है, तो ये स्टेटमेंट सही है, हम यहाँ पे करेक्ट लिख देते हैं। और अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि 3 4 के ऊपर अगर एक और करली ब्रैकेट लगा दें तब वो सबसेट बन जाएगा और वो ए में बिलोंग्स करेगा, तो सेम बात यहां पर लिखी हुई है, 3 4 के ऊपर एक और करली ब्रैकेट है और स्टेटमेंट है कि दैट बिलोंग्स टू है, तो जो हमें पता है सही है, तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए, हम देख सकते हैं कि 1 ए में ए का एलिमेंट है, तो 1 ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हम पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। तो पार्ट 5 में हम देख सकते हैं कि यहां पर है 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, लेकिन 1 के ऊपर करली ब्रैकेट नहीं है, तो ये यहां पे 1 एलिमेंट को डिनोट कर रहा है और सबसेट को डिनोट नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन के 6th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर जो स्टेटमेंट है वो है कि 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, और इसके ऊपर करली ब्रैकेट भी है, यानी ये सबसेट को ही डिनोट कर रहा है, और हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा ये स्टेटमेंट। अब हम इस क्वेश्चन के 7th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 1 2 5 बिलोंग्स टू है, और यहां पर फिर से सबसेट वाला नोटेशन यूज हुआ है और 3 एलिमेंट एक साथ है, और तो ये कहना कि दिस इज बिलोंग्स टू ए, ये गलत होगा, इनकरेक्ट। और अब हम इस क्वेश्चन के 8th पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि यहां पर है 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। हम देख सकते हैं 3 यहां पर इंडिपेंडेंट एलिमेंट नहीं है, 3 और 4 एक एलिमेंट है करली ब्रैकेट के अंदर, यानी 3 को हम अलग से एक एलिमेंट की तरह नहीं लिख सकते, तो 8th स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। हम 9th पार्ट की तरफ बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के 9th पार्ट में 5 इज बिलोंग्स टू ए, तो यहां पर 5 हम जानते हैं हर एक सेट का एक सबसेट होता है और वो उस सेट का एलिमेंट नहीं होता, तो यहां पर 5 बिलोंग्स टू ए ये कहना गलत होगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम इस क्वेश्चन के 10th पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि
सेकेंड लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, उसमें ये स्टेटमेंट है कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि ये बात बिल्कुल सही है। अब 11th पार्ट देखते हैं। 11th पार्ट में फाइव के ऊपर करली ब्रैकेट है और साथ में कि इससे सबसेट ऑफ है। तो फाइव को जब हमें बताना होता है कि वो सबसेट है तो हम सीधे फाइव लिखते हैं, उसके ऊपर करली ब्रैकेट नहीं लगाते। अगर करली ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो ये गलत होगा, यहां पर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कुछ सेट है और हमें उसके सारे सबसेट्स लिखने हैं। यानी जैसे फर्स्ट सेट उठाते हैं, फर्स्ट सेट है ए, तो सबसे पहले जो नल सेट होगा 5, वो हर एक सेट का सबसेट होगा। तो यहां पर हम 5 लिखेंगे और इसमें एक एलिमेंट है ए, तो जो ए को अगर हम एक सबसेट बना ले तो ये भी इस सेट का सबसेट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में इस सेट का ये दोनों सबसेट होगा। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो उसमें दो एलिमेंट है ए कॉमा बी। तो जो दो सेट हम सबसे पहले जानते हैं जो होगा, जो एक तो नल सेट और दूसरा ये सेट खुद अपना सबसेट होगा। तो ये दोनों सेट हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होगा अगर उसमें कोई एलिमेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट नहीं है, वो नल सेट है, तो उसका बस एक नल सेट उसका सबसेट होगा। तो अब इसमें दो एलिमेंट है तो इसका सबसेट, दोनों एलिमेंट अलग अलग भी इसका सबसेट होगा। तो इस सेट का 4 सबसेट होगा। अब हम इस क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट 3 में हमारे पास जो सेट है वो है 1 2 3। तो यहां पर 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स ज्यादा होगा। सबसे पहले नल सेट, इसके बाद सबसे पहले एक एक एलिमेंट को अलग अलग लेते हैं, 1 2 3, फिर दो एलिमेंट एक साथ, जैसे 1 और 2, फिर 2 और 3, 2 और 3, और फिर 1 और 3, और उसके बाद जो एक सेट बच जाता है वो है खुद ये सेट जो अपना ही सबसेट होगा। तो उस केस में 1 2 और 3। और अब लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें जो सेट हमारे पास है वो नल सेट है। तो जो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि नल सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होगा और वो खुद नल सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक सेट है ए जो नल सेट के बराबर है, यानी 5 से हम डिनोट कर रहे हैं, और हमें बताना है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स, यानी P ऑफ A में कितने एलिमेंट है। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर नल सेट है तो उसका बस एक ही सबसेट होगा। पावर सेट का मतलब होता है कि सबसेट्स ऑफ दैट सेट ऑफ सबसेट्स, यानी उसके जितने सबसेट्स हैं उसे हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो उस सेट का पावर सेट होगा। तो यहां पर 5 का, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में सबसेट डिस्कस कर रहे थे कि किस सेट का कितना सबसेट होगा और वो क्या क्या होगा। तो अगर उस सारे सबसेट्स को अगर हम करली ब्रैकेट से बंद कर दें तो वो उस सेट का पावर सेट हो जाएगा। तो अगर यहां पर नल सेट है तो इसका बस एक ही सबसेट होगा जो खुद नल सेट होगा। तो यहां पर हमें पावर सेट में इस सेट के बस एक ही एलिमेंट मिल रहा है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P ऑफ A, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 1, सिर्फ एक। क्वेश्चन नंबर 6 में इस x की वैल्यू को हमें, जैसे यहां पर x -4 से 6 तक वेरी कर रहा है, और यहां पर -4 इंक्लूडेड नहीं है और 6 इंक्लूडेड है, जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें। और ये सेट बिल्डर फॉर्म में और हमें एज इंटरवल्स लिखना है, यानी इसको बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के नोटेशन में हमें लिखना है। हम स्मॉल ब्रैकेट उस वहां पर यूज करते हैं जहां पर वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता है, और बिग ब्रैकेट वहां पर यूज करते हैं जहां पर वो पॉइंट इंक्लूडेड होता है। जैसे हम यहां पर इसे अगर एज इंटरवल्स फॉर्म में लिखना होगा तो x बिलोंग्स टू -4 to 6,
और चूंकि 6 इंक्लूडेड है तो उसे हम बिग ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, और -4 इंक्लूडेड नहीं है तो उसे स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, और यही नोटेशन हम बाकी क्वेश्चंस के लिए भी अपनाएंगे। तो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास है वो है -12 to -10, और दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -12 to -10, और दोनों के साथ ही स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दोनों ही पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। और अब पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के। तो उसमें हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है वो 0 से 7, और 0 इंक्लूडेड है, 7 इंक्लूडेड नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 to 7। 0 इंक्लूडेड है तो यहां पर हम बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे, 7 इंक्लूडेड नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। और अब पार्ट 4 की तरफ बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के, जिसमें है कि 3 से 4 तक x वैरी कर रहा है और दोनों ही पॉइंट यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर हमें दोनों के साथ ही बिग ब्रैकेट का यूज करना है, यानी x बिलोंग्स टू 3 to 4, और दोनों ही बिग ब्रैकेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटरवल फॉर्म में x की वैल्यू दी हुई है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी जो पिछले क्वेश्चन में जिस फॉर्म में दिया हुआ था उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो पिछले क्वेश्चन में जिस फॉर्म में आंसर आ रहा था उस फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो -3 to 0, और हम देख सकते हैं कि दोनों के साथ ही ओपन ब्रैकेट का यूज हुआ है, यानी दोनों ही पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर हमें अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो हम इस तरह लिखेंगे x such that x belongs to real number, comma -3 to x 0 तक, और दोनों ही पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो हम दोनों के साथ ही सिर्फ इस साइन का यूज करेंगे, इक्वल टू साइन का यूज नहीं करेंगे। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में जो इंटरवल है वो है 6 to 12, और दोनों ही पॉइंट के साथ बिग ब्रैकेट का यूज हुआ है, यानी दोनों ही पॉइंट इंक्लूडेड है। तो इसे अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हुआ तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे, -6, और यहां पर इस इक्वल टू साइन का भी यूज, x और 12। तो हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के। यहां पर जो इंटरवल है वो फिर से सेम इंटरवल है पिछले क्वेश्चन वाला, लेकिन एक फर्क यह है कि 6 इंक्लूडेड नहीं है इस बार। तो इसे अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो कुछ इस तरह लिखेंगे, -6, यहां पर बस इतना फर्क आएगा कि इसके साथ ये इक्वल्स का साइन नहीं लगेगा, लेकिन 12 के साथ लगेगा क्योंकि 12 इस बार भी इंक्लूडेड है। तो इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर -23 to 5, जिसमें -23 इंक्लूडेड है और 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगेन अब हमें इसलिए लिखना हुआ तो कुछ इस तरह लिखेंगे, -23, और ये इंक्लूडेड है और 5 इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन सेट है हमारे पास, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन में है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, और सेकंड पार्ट में द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इसके लिए यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होना चाहिए जिसका ये दोनों ही सेट सबसेट हो, या अगर इंडिविजुअल हर एक सेट उसका सबसेट हो उस केस में। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ऐसा बहुत सारा एग्जिस्ट कर सकता है और हम इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है, लेकिन हम कोई एक एग्जाम्पल ही लेंगे। जैसे अगर हम किसी प्लेन में द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स उठा लें, तो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स अगर हम ले लें तो जो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है वो उसका सबसेट होगा, और द सेट ऑफ ट्रायंगल्स उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यहां पर हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा बहुत सा एग्जांपल पॉसिबल है। तो द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स भी उठा सकते हो, उसमें भी द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स आ जाएगा, भले ही वो उसका एक छोटा सा पार्ट होगा। सेकंड केस में है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, अगेन हम सेम यूनिवर्सल सेट उठाते हैं, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स उसका सबसेट होगा, और द सेट ऑफ ट्रायंगल्स उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा।
तो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 3 सेट है। A इज इक्वल टू 1 3 5, सेट B के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और सेट C के एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 और 8। और हमें ये बताना है कि ये 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, इनमें से कौन इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, यानी इसमें से किस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले और जो एक ही बात हमें देखनी है वो ये कि जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसमें इन तीनों सेट में कोई भी एलिमेंट जो आ रहा है वो उसमें आ रहा है या नहीं। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन की तरफ नजर डालें, जो थर्ड ऑप्शन है उसमें जो एलिमेंट्स हैं 0 1 2 यानी होल नंबर अप टू 10, तो हम देख सकते हैं कि A, B और C का हर एक एलिमेंट इस सेट में इंक्लूडेड है। तो ये सेट यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा और हम इसे यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। और भी 3 ऑप्शन हम देख सकते हैं, लेकिन उसमें हम देख सकते हैं कि कोई ना कोई एलिमेंट A, B और C में ऐसा है जो उन सेट में नहीं आ रहा है, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट नहीं मान सकते।